हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनका हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। क्योंकि आप सभी की डेट शीट आ चुकी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार ही कमेंट करके कह रहे थे कि सर 5th सेमेस्टर वालों की वीडियो बना दीजिए। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहली बात तो आप सभी को अपना पेपर का फॉर्मेट समझना है इस वीडियो को देखकर कि आपका कैसा पेपर आएगा, और उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली आपको अपने उन एग्जाम्स की तैयारी करनी हैगी, ताकि वो क्वेश्चन ही डायरेक्टली आप पढ़ें टू द पॉइंट, ना तो फालतू की बातें कुछ ना और कुछ। तो ये पेपर आप देख सकते हो, आप अपने जो सब्जेक्ट कोड को मैच करना चाहो तो सब्जेक्ट कोड को मैच कर सकते हो। यहाँ पर आप हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो हिस्ट्री में आपका जो सब्जेक्ट है इशू इन वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 1 20th सेंचुरी, ये आपकी बुक का नाम है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप इसे चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कोर्स की बात करें तो बीए प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो कि थर्ड पार्ट में काउंट होंगे आप सभी के 5th सेमेस्टर में। क्योंकि पहले 2 सेमेस्टर जो हो गए ये फर्स्ट पार्ट में, और तीसरे और चौथे सेमेस्टर आपके सेकंड पार्ट में, और इसी तरीके से पांचवा और छठा जो आपका थर्ड पार्ट में काउंट होगा। ड्यूरेशन एग्जाम आपको पता है 3 घंटे का पेपर है। मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पर क्वेश्चंस आप सभी के लिए सिंपली इंस्ट्रक्शंस दी गई है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर आप किसी एक भाषा का उपयोग कर सकते हो, या तो इंग्लिश में और या फिर आप हिंदी में। इसी में अगर देखोगे पेपर में तो आपके लिए नीचे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हिंदी में आएगा। यहाँ से आप सभी के लिए पेपर में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इसमें आपको पूंजीवादी औद्योगिकरण ये क्या होता है इसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली बात तो कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट सिस्टम है क्या, पहले इसको समझना होगा। आप सभी को पता है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसमें पूंजीवादी व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आखिर पूंजीवादी समाज जो है वो उसके अंदर एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा इसके अंदर पूंजीवादी जो औद्योगिकरण है इसमें बताया गया है, एक ऐसा वर्ग है जो कि शासक वर्ग है, और दूसरा वर्ग ऐसा है जो कि अब देखते हैं आपका प्रजा है, या फिर हम कहें आम नागरिक है। इन शासक वर्ग के द्वारा क्या किया जाता है कि इन प्रजा का या आम वर्ग के जो लोग हैं इनका एक्सप्लॉयटेशन, इनका शोषण किया जाता है। और साथ ही साथ में हम इसके अंदर देखते हैं कि जो ये पूंजीवादी औद्योगिकरण है इसके अंदर यहाँ पर अधिकतर हम देखते हैं पूंजीवादी का दौर जो एक तरीके से आप सभी का माना जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो सन लगभग 16वीं शताब्दी जो है आपकी, ये वर्ल्ड के अंदर एक तरीके से देखा जाता है जिसमें औद्योगिकरण जो है 16वीं शताब्दी के बाद में, है ना, आप सभी को ध्यान रखना है 16वीं शताब्दी जब आपकी हुई 16th सेंचुरी, तो इसके बाद से ही हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो विकसित देश हैं, जो यूरोपियंस कंट्री थी, यूरोपीय देश थे, इन्होंने दूसरे देशों को क्या करने लगा, अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया और उन पे धीरे धीरे शासन करना शुरू कर दिया। इस तरीके से वहाँ पर जो एक व्यवस्था उभर के सामने आती है वो पूंजीवादी व्यवस्था निकल के आती है, जिसमें एक तो होते हैं जो कि मिल मालिक होते हैं, मिल मालिक, जिसमें आप देखते हो कि भाई अमीर लोग होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो वो सर्वहारा वर्ग जो कि मजदूर होते हैं। जो कौन होते हैं? मजदूर होते हैं। सभी को याद रखना है ये कौन होते हैं, ये मजदूर होते हैं, मजदूर होते हैं। तो इसमें आप लोगों को बताना है इंटरनेशनली क्या इसके इम्पैक्ट पड़े। साम्राज्यवाद, आपसे पेपर में ये क्वेश्चन ना पूछकर आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि साम्राज्यवाद जो है, देखो 2 ही क्वेश्चन आते हैं इस वाले फर्स्ट वाले से क्वेश्चन से, या तो आपसे सेम ये पूछेगा कि पूंजीवादी औद्योगिकरण का क्या तात्पर्य है, या पूंजीवादी जो है औद्योगिकरण समाजवाद से कैसे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जहां पर भी पूंजीवादी आएगी वहां साम्राज्यवाद आएगा। साम्राज्यवाद क्यों आएगा? क्योंकि दूसरे देश की जो कंपनियां है पहले तो ट्रेड के व्यापार के पर्पज से किसी एक कंट्रीज में जाती है, उसके बाद में वहां पर अपना उद्योग स्थापित करती है, और धीरे धीरे वहां की जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जितना भी वहां का प्रशासन है, उन सभी प्रशासनिक विभागों पर अपना नियंत्रण बना लेती है। तो ये पूंजीवादी समाज को हमें दर्शाता है।
सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, बाकी उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड चीज आपसे पूछा गया है आधुनिकीकरण क्या है, मॉडर्निटी क्या है, और इसमें आपको पूंजीवादी औद्योगिकरण से कैसे संबंधित है। तो आपसे आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन भी आपको बताना है कि ये आधुनिकता जो है आज हमें देखने को जो मिल रही है, ये एक तो इससे संबंधित है ही है, साथ ही साथ में हम देखें तो वैश्वीकरण जो है हमारा, वैश्वीकरण से भी क्या है, ये संबंधित है। जैसे जैसे विश्व के देशों में वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, जैसे जैसे एक देश दूसरे देश पे अपने ट्रेड को बढ़ाता है, और साथ ही साथ जो ताकतवर देश है वो कैसे दूसरे देशों को अपने अधीन करते हैं, इसके अंदर यही करना है आपको। दोनों क्वेश्चन करके जाना है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध क्या था। आप सभी को पता है प्रथम विश्व युद्ध जो है सन 1914 से लेकर 1918 तक चला। इस पे सेपरेट वीडियो भी बना रखी है हमने कि भाई प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 से लेकर 1918 तक चला। ये दो पक्षों के बीच में लड़ा गया। पहला बात करेंगे हम सभी का तो केंद्रीय राष्ट्र थे, और दूसरी तरफ आप सभी के कौन से राष्ट्र थे, तो आप कहेंगे दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। कौन थे? मित्र राष्ट्र थे। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। केंद्रीय राष्ट्र एक तरफ, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। और इन सभी देशों ने क्या किया, तो इन सभी देशों ने, मित्र राष्ट्रों ने केंद्रीय राष्ट्रों को हरा दिया। इनको हरा दिया, मित्र राष्ट्र जीत गए प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। और प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय जगत को कैसे प्रभावित किया, तो आप सभी देखोगे UN, या जिसे हम बोलते हैं राष्ट्र संघ, इसका निर्माण हुआ। इसके अलावा वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सली जिसे बोलते हैं, इसको तैयार किया गया। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, पहले युद्ध से पहले जर्मनी, ब्रिटेन या फिर इटली, ये एक महाशक्ति थी। तो इनकी महाशक्ति की स्थिति में परिवर्तन हो गया। इनकी स्थिति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। इन सब के अलावा अगर हम बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम ये भी रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं आर्थिक संकट आया। आप आगे पढ़ोगे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929, आप आगे पढ़ोगे इस हिस्ट्री के क्रम में। आगे आपका ये अलग से टॉपिक भी है और इसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम पड़े। देखो यूरोप पे ये ओनली बताना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर ओनली किसको बताना है, यूरोप के बारे में ही बताना है कि यूरोप पे ओनली क्या प्रभाव पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, तो यूरोप वाला भी कॉन्सेप्ट सिंपल है। यूरोप में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। यूरोप के अंदर भी अगर हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से जो महाशक्तियां उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ था। यूरोप जो पूरे वर्ल्ड में अपना कंट्रोल रखती थी, अब कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल ऐसे देशों पर जहाँ पर इनका नियंत्रण पहले बहुत मजबूती से था, वो नियंत्रण थोड़ा सा कमजोर होने लगा। महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिल गया था यहाँ पर, हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर याद रखेंगे। इसके बाद में रूस में बोल्शेविक क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई कब, 1917 में। रूस की जो क्रांति हुई थी उसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, या रूस की क्रांति को भी इसी नाम से जानते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो समाजवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिला। समाजवाद की विचारधारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली। दूसरी बात हम देखते हैं कि भाई 15 गणराज्यों ने मिलकर, कितने, 15 गणराज्यों ने मिलकर क्या किया, USSR का फॉर्मेशन किया, USSR बनाया। USSR का मतलब सोवियत संघ से, इससे सोवियत संघ से। आगे चल के हम देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का परिणाम ये हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जहां हमें रशिया काफी तेजी से डाउन जाता हुआ दिख रहा था, तो वो रशिया की इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। और हम देखते हैं 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया की ये दूसरी महाशक्ति अमेरिका के बाद में बनकर उभरता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये भी पढ़ना द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, या आर्थिक महामंदी के बारे में बात करें 1929 की। ये 1929 कर ना लिखकर आपसे 1930 भी लिखा हुआ आएगा आपके पेपर में, तो आप इससे भी कन्फ्यूज नहीं होगे। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब इसमें पहली बात तो अमेरिका का जो शेयर बाजार है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में हमें स्ट्रीट वॉल, उसे हम बोलते हैं स्ट्रीट वॉल। अब उसमें क्या हो गया कि उसमें गिरावट आई अचानक, और ये घटना जो है उसने अमेरिका में ना केवल जो इन्वेस्टमेंट थी उस इन्वेस्टमेंट को काफ़ी डाउन कर दिया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश रहे जिन देशों की अर्थव्यवस्था अमेरिका के ऊपर आधारित थी, तो उन देशों में भी क्या होने लगा, संकट देखने को मिला। बहुत से देशों की जो मूल्य है, करेंसी है, उनका अवमूल्य हो गया, यानी करेंसी की जो वैल्यू थी वो काफ़ी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जर्मनी में
नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप सभी को करा रखा है, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1919 में क्या किया गया, पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर हम देखते हैं कि भाई क्या किया गया, वर्साई की संधि इसको बनाया गया और इसे जर्मनी पे लागू किया गया। जर्मनी पे जब इसको लागू किया गया तो जर्मनी की जो जितनी आर्मी थी, युद्ध का सारा खर्चा लिया गया, जर्मनी की आर्मी खत्म कर दी गई, जर्मनी के उपनिवेश उससे छीन लिए गए और जर्मनी को पंगु बनाने की पूरी कोशिश की गई। इसके बाद में आगे चलकर जर्मनी इस बदले लेने की भावना से ही वहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो हिटलर है, हिटलर ने वहाँ पर आगे चलकर एक पार्टी बनाई जिसे नात्से पार्टी या फिर नाजी पार्टी भी कहते हैं, और नाजिज्म का उदय उनकी पार्टी के नाम से लेकर ही है। इस तरीके से किस प्रकार से आप इसके अंदर इस वाले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, या फिर आप ये भी कह सकते हो या नाजीवाद का उदय हुआ। ये आपको पॉइंट्स बताने हैं इस वाले क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवादी शक्तियों के आक्रमण नीतियां कहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। अब ये देखो, नाजीवाद की जब बात करते हैं तो हम ये जर्मनी में आता है, जर्मनी में आएगा आपका नाजीवाद, लेकिन नात्सीवाद भी लिखा आ सकता है कई बारी, नाजीवाद ना लिखकर नात्सीवाद ये भी लिखा आ सकता है। लेकिन कई बार जब आप फांसीवाद शब्द देखते हो तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना इटली। जर्मनी में तो कौन आया था भाई, हिटलर, जिसे आप अडोल्फ हिटलर कहते हो। वही इटली की बात, अगर हम इटली की बात करते हैं तो इटली में कौन सा शासक आता है, इटली में आता है मूसो, जिसका नाम है मुसोलिनी। इटली में कौन आता है, मुसोलिनी। तो भाई ये कौन था, डिक्टेटरशिप था। ये भी हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर था और जो मुसोलिनी है ये इटली का डिक्टेटर था, यानी तानाशाह था। इनकी नीतियां कई हद तक, जैसे आपको बताया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत अत्याचार किया गया, उससे सारे युद्ध का खर्चा ले लिया गया, उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए, उसकी आर्मी उससे ले ली गई। ठीक उसी प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इटली को भी ये कहते हुए मित्र राष्ट्रों ने अपने साथ शामिल किया था कि जब हम युद्ध में जीतेंगे तो उसका फायदा तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन इटली को कुछ लाभ ना देने की वजह से इस पे भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए, और इन प्रतिबंधों के कारण ही हम देखते हैं कि भाई जो मुसोलिनी है उसकी बहुत सारी अग्रेसिव नीति रही, जिसकी वजह से इसने क्या किया, इटली को एक महाशक्ति के रूप में बनाया। हिटलर यही काम जर्मनी में कर रहा था और ठीक इसी प्रकार से तोजो जो है वो जापान में काम कर रहा था। और ये इस तरीके से इन तीनों जो कि डिक्टेटरशिप ने, इन तीनों के तीनों तानाशाह ने क्या किया, आगे चलकर अपना एक अलग ही संगठन बना लिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तीनों देश, जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों एक कॉमन में रहते हैं और युद्ध लड़ते हैं, जिसको हम बोल देते हैं ध्रुव राष्ट्र। और ये ध्रुव राष्ट्र की कैटेगरी में आते हैं ये क्वेश्चंस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप लोगों को पता है कब से कब तक हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने 20वीं शताब्दी को कैसे प्रभावित किया, तो 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है कि भाई 20वीं शताब्दी में आप देख रहे हो कि भाई बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार यूज हुआ और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी रही जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाए। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी रही जिन्होंने जो है न्यूक्लियर वेपन को हानिकारक माना और उस पर क्या किया, रोक लगाने की कोशिश की। बहुत सारी संधियां भी करवाई गई है। तो इसने कैसे प्रभावित किया आपको ये बताना है। पूरी की पूरी सेंचुरी को बहुत सारे देश अपनी सिक्योरिटी की थ्रेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल थे, या फिर जो देश बहुत ज़्यादा कम समझते थे उन देशों ने भी अपने आप को सिक्योरिटी के रूप से क्या करना शुरू कर दिया और ज़्यादा ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर राष्ट्र संघ लिखा हुआ है, या फिर आपको यहाँ देखना है जैसे लीग ऑफ नेशन, ये इंग्लिश से ही आप समझोगे इस चीज़ को, जैसे राष्ट्र संघ लिखा हुआ है। राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बात होगी तो आपको 1945 में जो यूएनओ बना है इसकी बात करनी है। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन इंग्लिश में लिखा है तो 1920 में जो राष्ट्र संघ बना था पेरिस शांति सम्मेलन में, इसके बाद की बात बतानी है आपको। इसके अंदर पेरिस शांति सम्मेलन, इसके बारे में आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पेरिस शांति सम्मेलन में क्या था। मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन को पूरा डिटेल से बता भी रखा है कि वुडरो विल्सन ने कौन से 14 सूत्र भी रखे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके बारे में वीडियो बना रखी है, राष्ट्र संघ जो है इसके बारे में बना रखी है, वर्साई की संधि है इस पर बना रखी है, और लास्ट टॉपिक आप सभी का है उदारवाद और साम्यवाद, इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। बाकी आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बाकी इस वीडियो के अंदर आप सभी को आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और
इस वीडियो के बाद में अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो आगे भी मिलती रहे। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।